आज का हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 है बायो मालिक्यूल। तो सबसे पहले हम बायोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। बायोकेमिस्ट्री क्या है? ये स्टडी मुतालिया है केमिकल कंपोनेंट्स, कीमियाई अज्जा का और कीमियाई केमिकल प्रोसेस का जो कि ज़िंदा जानदारों के अंदर हो रहे हैं। ज़िंदा जानदारों में होने वाले केमिकल प्रोसेस और कीमियाई अज्जा जो उनके अंदर पाए जाते हैं, उनके मुताले को हम क्या कहते हैं? बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। अच्छा, जितने भी जिंदा जानदार हैं उनकी जो साख्तें होती हैं वो बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन की बनी हुई होती हैं, उनके जिस्म और उनके अंदर होने वाले जो काम होते हैं, जो काम हो रहे होते हैं, सारों के अंदर बायोकेमिकल प्रोसेस हो रहा होता है। मीन उनकी बॉडी भी बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन की बनी हुई है और उनके अंदर होने वाले चलने वाले जितने भी काम हैं, जितने भी फंक्शन हैं, उनके अंदर सारों के अंदर बायोकेमिकल प्रोसेस हो रहे होते हैं जानदारों के अंदर। इसी वजह से तो हम कहते हैं कि बायोकेमिस्ट्री जो बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी यानी कि उसकी स्ट्रक्चर की स्टडी हम किसके अंदर करते हैं? हम अनाटमी के अंदर करते हैं। और जो बायोकेमिकल प्रोसेस यानी कि जो फंक्शन हो रहे होते हैं सारे के सारे, उनकी स्टडी हम फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि बायोकेमिस्ट्री अनाटमी और फिजियोलॉजी को समझने के अंदर बड़ी हेल्पफुल रहती है, बड़ा यानी कि मददगार साबित होती है। अगर हम देखें जो ज़िंदा जानदार हैं उनकी ज़िंदगी के जो उनके सेल हैं, उनके सेल के अंदर ना होने वाली केमिकल एक्टिविटीज हर वक्त चलती रहती हैं। तो इस वजह से कहते हैं जितने भी केमिकल रिएक्शन एक सेल के अंदर हो रहे होते हैं उनको कलेक्टिवली मजमूई तौर पे हम उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? जितने भी केमिकल रिएक्शन किसी सेल के अंदर हो रहे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं मजमूई तौर पर। अगर वो केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर छोटे सब्सटेंस मिल के बड़ों को बना रहे हों तो उसे हम कहते हैं एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या होता है? जिसके अंदर छोटे सिंपल सब्सटेंस मिलते हैं और बड़े सब्सटेंस बनते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? एनाबॉलिज्म कहते हैं। अगर यही बड़े सब्सटेंस टूट जाएं किसके अंदर? छोटे सब्सटेंस के अंदर, इसे हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म की दो कैटेगरी होती हैं। एनाबॉलिज्म, छोटे सब्सटेंस मिलेंगे बड़े बन जाएंगे, कम्प्लेक्स बन जाएंगे। कैटाबॉलिज्म, कम्प्लेक्स टूटेंगे छोटे बन जाएंगे। और इन दोनों को मजमूई तौर पे क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल क्या होते हैं? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल अगर देखा जाए तो ज़िंदगी की इब्तदा ज़मीन के ऊपर वो पानी के अंदर हुई और फिर अभी भी हमारी जो ज़िंदगी है वो पानी पे डिपेंड करती है, पानी पे मुनहसर है। पानी के बगैर ज़िंदगी नहीं है, पानी के बगैर ज़िंदगी नहीं है। कहते हैं तकरीबन 80% जो ज़िंदा जानदार हैं उनका जो मास है वो पानी का बना होता है और सारे के सारे जो रिएक्शन हो रहे थे ज़िंदा जानदारों के अंदर या ज़िंदगी के अंदर, वो किसके अंदर होते हैं? वो इको सॉल्यूशन इन पानी के अंदर हो रहे हैं। अच्छा, अगर हम बात करें इसकी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वो होते हैं जो कार्बन बेस्ड होती है। मीन उनके अंदर जो सेंटर के अंदर होगी वो कार्बन होगी, कार्बन के साथ ख़ास ग्रुप जुड़े होते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का मरकज़ क्या होगी? वो कार्बन होगी, उसके साथ जुड़े हुए ख़ास ग्रुप होंगे, उन ग्रुप को हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। और वो ग्रुप कौन से हैं? OH, CO, COOH, NH2, ये फंक्शनल ग्रुप मिसाल दे रहे हैं, ये कार्बन के साथ जुड़े होते हैं। इन्हीं फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं कि अक्सर जो केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं यही फंक्शनल ग्रुप तब्दील हो जाते हैं, बस और कुछ नहीं होता। होते क्या हैं? जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन जो हमारी ज़िंदगी के अंदर हो रहे होते हैं, उनके अंदर कार्बन वैसे रहता है, उसके जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं? वो तब्दील हो जाते हैं, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में चले जाते हैं। अब जो फंक्शनल ग्रुप कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो क्या होगा कि कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटेगा। जब कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटता है तो इसके अंदर एनर्जी रिलीज़ होती है। इसके अलावा बात की जाए जो हमारी बॉडी के अंदर पाए जाने वाले बॉन्ड्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, पाए जाते हैं केमिकल, वो अक्सर क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिक माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। और कुछ उसके अंदर क्या होता है? इनर। हमारी बॉडी किससे बनी हुई है? ऑर्गेनिक माइक्रो मॉलिक्यूल से बनी हुई है, यानी कि जिसके अंदर कार्बन मरकज़ होती है, कार्बन वाले मॉलिक्यूल उससे बनी होती है। और कुछ इसके अंदर इनऑर्गेनिक माइक्रो मॉलिक्यूल क्या होते हैं? पाए जाते हैं। अब वो मॉलिक्यूल जो सेल सिंथेसाइज करता है और उसके अंदर कार्बन भी मौजूद हो तो ऐसे मॉलिक्यूल हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहते हैं। मॉलिक्यूल जो कार्बन जो सेल बनाएगा, सेल खुद बनाएगा और उसके अंदर कार्बन भी मौजूद होगी तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहते हैं। अगर देखा जाए
तो ऑर्गेनिक मालिक्यूल हमारी बॉडी के अंदर जो जिंदा जानदार हैं उसके अंदर पाए जाते हैं या उनके प्रोडक्ट के अंदर पाए जाते हैं ऑर्गेनिक मालिक्यूल। ऑर्गेनिक मालिक्यूल कौन से हम जानते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड, इनको हम ऑर्गेनिक मालिक्यूल भी कहते हैं या इन्हीं को हम बायो मालिक्यूल्स भी कहते हैं। बायो मालिक्यूल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि जिंदा जानदारों में पाए जाते हैं, इस वजह से हम बायो मालिक्यूल्स कहते हैं। अच्छा, यही चार जो है ना, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, ये हमारी बॉडी का 93% ड्राई मास बनाते हैं। कितने? 93%। बाकी कितना बचता है? बाकी बचता है 7%। और 7% के अंदर छोटे ऑर्गेनिक मालिक्यूल भी हो सकते हैं, जैसा कि विटामिन वगैरह हो गए, या इनऑर्गेनिक मालिक्यूल भी हो सकते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, एसिड, बेस, साल्ट्स वगैरह, साल्ट जैसे कैल्शियम वगैरह जो हड्डियाँ बनी है, फास्फोरस, यूसी, वो सारे के सारे 7 के अंदर आते हैं। 93 के अंदर सिर्फ क्या आएंगे? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड, ये 4 चीज़ें 93 के अंदर आएंगी। अच्छा, इसके अंदर देखते हैं जो अक्सर ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स होते हैं वो साइज़ में बड़े होते हैं और उनको हम मैक्रो मालिक्यूल कहते हैं। माइक्रो MACRO का मतलब होता है कि बड़े मालिक्यूल हैं। और अक्सर जो बड़े मालिक्यूल्स होते हैं वो पॉलीमर होते हैं। अब पॉली का मतलब होता है कई और मर्ज का मतलब होता है यूनिट, यानी ये कई यूनिट से बने हुए बड़े मैक्रो मालिक्यूल होते हैं। मैक्रो मालिक्यूल क्या होते हैं? ये कई यूनिट से बने होते हैं। पॉली का मतलब कई, मर का यूनिट, यानी छोटे छोटे यूनिट मिलके पॉलीमर बनाते हैं। अब फ़र्ज़ क्या, यहाँ मोनोमर हो, मोनो का मतलब एक, मर का मतलब यूनिट, मोनोमर यानी कई मोनोमर मिलेंगे तो एक क्या बनेगा? पॉलीमर बन जाएगा। अब पॉलीमर क्या होता है कि छोटे छोटे मालिक्यूलर यूनिट यानी मोनोमर से, मोनोमर क्या होते हैं? वो एक जैसे होते हैं, वो एक जैसे मोनोमर मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? पॉलीमर बन जाएगा। अब देखते हैं जो मैक्रो मालिक्यूल, बड़े मालिक्यूल हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड हैं। ये मैक्रो जो मालिक्यूल हैं ये किससे बने हुए हैं? पॉलीमर से। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड ये पॉलीमर है। इनका जो कार्बोहाइड्रेट्स का मोनोमर होगा, कार्बोहाइड्रेट्स तो बड़ा मालिक्यूल है ना, पॉलीमर है, इसका जो मोनोमर होगा वो शुगर होगा। प्रोटीन बड़ा मालिक्यूल है, इसका जो छोटा मोनोमर होगा वो अमीनो एसिड होगा। न्यूक्लिक एसिड बड़ा मालिक्यूल है, इसका जो छोटा मोनोमर होगा वो न्यूक्लियोटाइड होगा। समझ लगी? टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स इन बायोलॉजी, बायोलॉजी के अंदर मुख्तलिफ तरह के बॉन्ड्स मौजूद होते हैं। सबसे पहले तो हम ऑर्गेनिक के अंदर हमने पढ़ा है कि कार्बन क्या होता है, उसका बेसिक है, यानी कि जो भी ऑर्गेनिक मालिक्यूल होगा कार्बन उसका बेसिक क्या होगा? एलिमेंट होगा। और आपको पता है कार्बन टेट्रावेलेंट होता है। टेट्रावेलेंट मतलब होता है इसका जो बाहर वाला शेल होता है उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। इसी वजह से तो कार्बन दूसरे मालिक्यूल जैसा कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर वगैरह के साथ आसानी के साथ क्या कर सकता है? ये रिएक्ट कर जाता है। अच्छा, कार्बन अगर ये बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बने तो इसे हम कहते हैं CH बॉन्ड, और ये अक्सर बनाता है हाइड्रोजन के साथ। आपको पता है जितनी भी सेल के अंदर होने वाली सरगर्मियाँ होते हैं उनके लिए जो केमिकल एनर्जी चाहिए होती है वो केमिकल एनर्जी यही CH बॉन्ड देता है। समझ लगी? जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जितनी भी सेल के अंदर होने वाली जो केमिकल, जो सेलुलर एक्टिविटीज़ हैं, सर के अंदर होने वाली जो सरगर्मियाँ हैं, जो काम हो रहे होते हैं सर के, उनके लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो एनर्जी किससे आती है? CH बॉन्ड के टूटने से आती है। ये CH बॉन्ड की खसूसियत है। अब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स, ये एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पहला, अब दूसरा ऑक्सीजन बॉन्ड। जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है इसकी एसोसिएशन को हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, यानी इस बॉन्ड को कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होता है कि ये जो कार्बोहाइड्रेट के मालिक्यूल्स होते हैं उनको स्टेबिलिटी देता है, उनको ये मजबूत करता है, बांध को स्टेबल कर देता है कार्बोहाइड्रेट के मालिक्यूल को। जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है कार्बन ऑक्सीजन वाला, जो कार्बोहाइड्रेट के मालिक्यूल्स हैं उनको क्या करता है? स्टेबिलिटी देता है। अब इसके बाद आ गया कार्बन हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन, अब नाइट्रोजन के साथ। कार्बन को नाइट्रोजन के साथ जो बॉन्ड्स होगा उससे हम कहेंगे अमीनो एसिड लिंकेज। ऑक्सीजन के साथ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और इसके साथ नाइट्रोजन के साथ अमीनो एसिड लिंकेज। आपको पता है अमीनो एसिड जो लिंकेज है वो पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं, और पेप्टाइड बॉन्ड किसके अंदर पाए जाते हैं? प्रोटीन के अंदर पाए जाते हैं। और आपकी बॉडी यानी बाल, नाखून, गोश्त, अक्सर चीज़ें किस चीज़ की बनी होती हैं? प्रोटीन की बनी होती हैं। मतलब है आपकी जो स्ट्रक्चर है, साख्त है, और आपके जैसे हार्मोन बॉडी के फंक्शन, उसके अंदर प्रोटीन इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। 3 बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये सेल के अंदर होने वाले जितने काम हैं उनके लिए एनर्जी देगा। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, ये जो कार्बोहाइड्रेट मालिक्यूल है उनको स्टेबल रखेगा। कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, ये अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा, और आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर या होने वाले जो फंक्शन है उसके अंदर प्रोटीन ही इस्तेमाल होती है। अब इसके बाद आ गया कोवलेंट बॉन्ड।
कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है कि जब दो मुख्तलिफ एटम या एक जैसे एटम आपस में एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। इलेक्ट्रॉन के शेयर करने से क्या होता है, वो स्टेबल हो जाते हैं। ये प्रोटीन के अंदर, न्यूक्लिक एसिड के अंदर होता है। जैसे ये एक एटम है, इसके बाद 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाद 7 हैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे? शेयर कर लेंगे। अब शेयर करने के बाद ये दोनों क्या होंगे? ये स्टेबल हो जाएंगे। ये कोवलेंट मॉलिक्यूल है, जैसे कि प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड के अंदर होता है। आयनिक बॉन्ड क्या होता है कि ये शेयर नहीं करते, एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देता है। आयनिक बॉन्ड के अंदर क्या होता है, ये दो मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे कि नज़र आ रहा है, ये एक सोडियम है, क्लोरीन है। ये शेयर नहीं करेंगे, बल्कि सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन, ये बहर वाला, ये क्लोरीन को देगा। किसको देगा? क्लोरीन। अब सोडियम के वैलेंस शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन था और क्लोरीन के पास 7 थे, तो ये जब इसको देगा, इसके पास 8 मुकम्मल हो जाएगा, ऑक्टेट होगा, ये भी स्टेबल हो जाएगा, और इसके बाहर भी 8 हो जाएंगे, ये भी स्टेबल हो जाएगा। तो जिससे इलेक्ट्रॉन जो देगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, उससे हम कहते हैं केटाइन। क्या कहते हैं उसे हम? केटाइन। ये जो पॉजिटिव आइन आज ये केटाइन हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन देगा। और जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसे हम कहते हैं अनाइन या फिर नेगेटिव आइन। ये अनाइन है, ये नेगेटिव आइन है, जो ले रहा है इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन ले रहा है, क्लोरीन नेगेटिव आइन है, ये अनाइन है। और सोडियम ने दिया है, सोडियम क्या है? केटाइन है, पॉजिटिव आइन है। अच्छा, ये जो दोनों हैं, जो ये बनेगा, इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा, इसे हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड। अच्छा, ये जो आयनिक बॉन्ड है, ये अपोजिट चार्ज के दरमियान बन रहा है, यानी एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और इसके ऊपर एक के ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज आ रहा है। और ये रिलेटिवली जो आयनिक बॉन्ड होते हैं, ये बड़े स्ट्रांग होते हैं सॉलिड स्टेट्स के अंदर। एक बात और भी याद रखें, आयनिक बॉन्ड हमेशा इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जैसे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम भी इनऑर्गेनिक है, ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के दरमियान बनता है। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड ये होता है कि जो हाइड्रोजन एटम और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह के साथ बनता है, उसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ये एक वीक अट्रैक्शन होती है। आयनिक बॉन्ड रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती है, और ये क्या होता है? वीक अट्रैक्शन होती है। और बनती किसके दरमियान है? हाइड्रोजन एटम और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यानी कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह के दरमियान क्या होती है? ये बनती है। अच्छा, इनके बॉन्ड क्या होता है? ये बड़े जो मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे कि प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, उनकी स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के अंदर, बरकरार रखने के अंदर इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। जैसे कि डीएनए वगैरह, रेप्लिकेशन के अंदर, ये डीएनए पता है आपको, डबल स्ट्रैंड होता है। इनकी स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के लिए ये क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ये आपको नीचे दिखाया गया है। हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन क्या होता है? हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन वो होता है, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, और फोबिक का मतलब होता है डरना। ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके ऊपर वाटर का असर नहीं होता। हाइड्रो का मतलब वाटर, फोबिक का मतलब दूरी, डराओ, फोबिया, डरना। यानी यहाँ पानी इन मॉलिक्यूल को कुछ नहीं कहता, पानी इन मॉलिक्यूल को कुछ नहीं कहता। ये होता क्या है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर होता है, जिसके अंदर नॉन पोलर मॉलिक्यूल वो एक क्लस्टर बनाते हैं, एक यानी कि वो फोल्ड बनाते हैं, गुच्छे, एक जगह जमघटा बनाते हैं। किसके अंदर? इक्वस इन्वायरमेंट के अंदर, पानी वाले माहौल के अंदर वो एक क्लस्टर बनाएंगे। नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर होगा क्या होगा? जिसके अंदर मिनिमाइज थोड़ा सा थोड़ा कंटैक्ट दिया जाए, किसके अंदर? वाटर मॉलिक्यूल के साथ हो जाए। जैसा कि ये फिनोमेना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जो प्रोटीन की फोल्डिंग होती है, प्रोटीन वाली, वो हल नहीं होती पानी के अंदर। किसकी वजह से? हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन वजह से। इस तरह आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है, उसके अंदर लिपिड बिलियर है, वो जब बन जाए वो भी पानी के अंदर हल नहीं होती। क्यों? इस वजह से कि वहाँ क्लस्टर बने होते हैं। क्या बने होते हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या बनाता है? क्लस्टर बनाता है, जो इक्वस इन्वायरमेंट के अंदर पानी के साथ उनका कंटैक्ट मिनिमाइज होता है। हाइड्रोफिलिक इंट्रैक्शन क्या होता है? हाइड्रो का मतलब क्या होता है? वाटर। फिलिक का मतलब होता है लव करना, प्यार करना। ये हाइड्रोफोबिक, डरना, ये फिलिक, ये लव करने वाले होते हैं। जो पानी के साथ लव करेगा, आपको साफ देर पता है कि वो पानी के अंदर हल हो जाएगा। ये हल नहीं होता, ये हल हो जाते हैं। अच्छा, ये नॉन पोलर के अंदर हुआ था, ये पोलर मॉलिक्यूल के अंदर और वाटर मॉलिक्यूल के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? अकर्स बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल एंड वाटर। इसके अंदर क्या होता है कि लाजमी होता है इसके लिए कि वो पोलर के अंदर हल हो जाए, पोलर के अंदर क्या हो जाए? हल हो जाए, एन कंपाउंड इन वाटर। अच्छा, ये जो इंट्रैक्शन है, ये ताल्लुक़ है मुख्तलिफ बियोलॉजिकल प्रोसेस, जैसा कि न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट, केमिकल रिएक्शन जो सेल के अंदर हो रहे होते हैं, उनके अंदर इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर केमिकल रिएक्शन के अंदर इस्तेमाल ही नहीं होंगे कोई सब्सटेंस, तो फिर केमिकल रिएक्शन कैसे होंगे? इस वजह से हाइड्रोफिलिक इंट्रैक्शन वहाँ क्या होता है? बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है।